हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। एक ये हंटर सर बिरचे हुए हैं यार, है ना, इतनी जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप बताओ आप सभी कैसे हो? बढ़िया, चलिए बढ़िया हैं सारे के सारे। टाइप ऑफ रेनफॉल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यार। टाइप ऑफ रेनफॉल का टॉपिक ये क्या बना रखा है यार? टाइटल ही गलत डाला हुआ है। सो दोस्तों, टाइटल है आज का प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहां पे मैं करेक्ट करा दूंगा। यहां पर अभी जो आप देख रहे हो तो ये टाइप ऑफ रेनफॉल आपको दिख रहा है। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ। आप भी मेरी तरह लेट ही होते हो क्या? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। मैं ठीक ठाक हूं यार, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपको पता ही है, बट ठीक है। आ जाइए फटाफट, लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी से। एक बार शेयर कर दो यार, ताकि बाकी बच्चे जो हैं, नादान परिंदे जो मेरी तरह हैं, वो आ जाएं, ज्वाइन कर सकें जल्दी से। दोस्तों आज कुछ एक मीटिंग हुई है दिन के अंदर अपनी, है ना, और अभी 2021 के वाले बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने का प्लान है। बहुत जल्दी आप देखोगे दोस्तों, बस उसी में कुछ समय चल रहा है, कुछ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ नई चीजें, नया जो है आपके लिए प्लान हो रहा है, नई चीजें जो है आपके लिए की जा रही है। बहुत जल्दी इसको हम लागू कर देंगे एंड यू विल सी अ न्यू एरा ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। आप एक नई तैयारी करने का एक नया नजरिया आप जो है वो देखने वाले हो। फटाफट से एक बार जल्दी से शेयर करो यार, लाइक करो, शेयर करो, और बच्चे जो है यहाँ जुड़ने चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज फायदा क्या हुआ? फायदा तो तभी होगा जब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आएंगे। मैक्सिमम बच्चे आएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फटाफट करो शेयर, फटाफट करो लाइक। ओके, अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो अभी तक आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और पहले जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोस्तों, क्या है और क्या नहीं है। सो आई होप सभी लोगों को पता है कि अभी चल क्या रहा है दोस्तों। हमें पढ़ना है इंडियन क्लाइमेट। सो इंडियन क्लाइमेट से पहले कुछ चीजें हैं जो हमने को डिस्कस करनी ही पड़ेगी, बिकॉज उनके बिना जो है पॉसिबल नहीं है। जब मैं क्लाइमेट बोल रहा हूं यहां पर, तो क्लाइमेट शब्द का अर्थ भी तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइमेट इज, क्लाइमेट है क्या? सो क्लाइमेट है क्या, जलवायु होती क्या है, बस उसी चीज को मैं अभी आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इंडिया की जलवायु तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये शब्द जलवायु का मतलब तो समझें। ये बस मैं कराने का प्रयत्न कर रहा हूं, कराने का प्रयास मैं पिछले कई दिनों से जो है वो आपके साथ में कर रहा हूं, है ना। क्योंकि जब तक आपको क्लाइमेट समझ नहीं आएगा, इंडियन क्लाइमेट कैसे समझोगे? बिकॉज जब मैं इंडियन क्लाइमेट बोलता हूं, दैट मीन्स भारत की जलवायु। बट बिफोर, भारत की जलवायु अगर समझने से पहले अगर मैं बात कर रहा हूं भारत की जलवायु, तो उससे पहले जरूरत है मुझे जलवायु के बारे में बताना चाहिए कि क्लाइमेट वास्तव में होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लाइमेट मीन्स, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है, तो वो चीज मुझे यहां पर पता होनी चाहिए। सो मैं वही आपको बताने का प्रयास यहां पर काफी दिनों से कर रहा हूं। सो इंडियन क्लाइमेट, मॉनसून, भारत की जलवायु और मॉनसून के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये यूपीएससी सीएससी को डेडिकेट है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो एनडीए हो, सीडीए, मैं करा रहा हूं यूपीएससी के पापा जो है, यूपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है आपका, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बाकी यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, सारे के सारे एग्जाम के अंदर में आप जाके मेरे इस कोर्स से फायदा उठा सकते हो। 400% आप फायदा इससे उठा सकते हो दोस्तों। 2 ईयर अभी मैं बता दूं आपको, ये पूरा का पूरा, तो अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। मैं अभी आपको क्लाइमेट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली आज हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फाइनल जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव
जो है वहां तक लेके जाएं, और कल से हम इंडियन क्लाइमेट की थ्योरीज पे आ जाएंगे। बट आज जो है हम कोशिश रहेगी कि क्लाइमेट को पहले क्या किया जाए दोस्तों, पूरा किया जाए। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां से क्या मानसून। तो यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है ये। सुमित 10 जो है, जो आप यहां पर देख रहे हो, दिस इज माय कोड, ये मेरा कोड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप समझ लो बात को दोस्तों। 2 साल अनअकैडमी जो है ना, देखो अनअकैडमी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपके साथ है, ठीक है। हम अनअकैडमी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप और हम इस अनअकैडमी के थ्रू हम 2 जगह पे आपसे जुड़े हुए हैं। पहली जो जगह है दोस्तों वो आप जानते हो यूट्यूब है, और दूसरी जो जगह है, मुझे पता है काफी बच्चों को सरदर्द होता है स्टार्टिंग वाली चीज देखने से, बट हर टाइम अपनी मत सोचा करो, ठीक है। देर आर सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी, देर आर द सर्टेन ड्यूटीज वी मस्ट हैव टू फुलफिल। सो मुझे हमें वो चीज आपको बतानी, इंफॉर्मेशन आप तक पास होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा करो। यूट्यूब के बाद में जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नथिंग बट नॉन एज द अनअकैडमी ऐप। 2 चीजें हैं, YouTube पर जितनी भी क्लासेस होती हैं आप सभी की सभी फ्री क्लास आप लेते हो। अनअकैडमी ऐप के माध्यम से यहां से भी दोस्तों हम 3 तरीकों से जुड़ते हैं। देखो पहली जो है उसको हम बोलते हैं स्पेशल सेशन। सर स्पेशल सेशन क्या होते हैं? सर ये फ्री क्लास होती है, मेरी यहां पर बहुत सी फ्री क्लास चल रही है दोस्तों। पॉलिटी की मैं फ्री क्लास यहां करा रहा हूं, साथ साथ मैं यहां पर करंट अफेयर आपको करा रहा हूं फ्री क्लासेस में। करंट अफेयर की क्विज करते हैं हम यहां पर। साथ साथ अगर मैं और भी बात करूं यहां पर, तो मैंने यहां पर ज्योग्राफी की क्लासेस भी लिए हैं, मैंने आपके एनवायरमेंट की क्विज भी की है। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहां पे ऑलरेडी कराई है। अब दूसरी जो बात आती है दोस्तों वो आती है क्विज की, ठीक है। क्विज जो है वो भी यहीं से रिलेटेड है, आपका क्विज भी हम यहीं से करते हैं। और नंबर 3 पर जो बात आती है दोस्तों ये आता है प्लस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और अनअकैडमी का जो ये सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों ये आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक कंप्लीट डेडिकेटेड पैकेज है दोस्तों, जिसमें आप सिर्फ मुझे नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो दोस्तों। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको पास मौका होता है। सो इस अनअकैडमी प्लस पर जाने के लिए आप कोड यूज करना होता है आपको, और वो कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10, ठीक है। ऐसे आप कोई भी कोड यूज करके मत जाओ, बिकॉज कोड जो है इट होल्ड्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोड का मतलब क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, जब आप कोड यूज करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। अभी 10% डिस्काउंट तो हर कोड से मिल जाएगा सर, फिर आप ही का कोड क्यों यूज करें। देखो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कैसे पढ़ें, किन से पढ़ें, कहां से पढ़ें, ठीक है। प्रिपरेशन लंबा होता है तो डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, तो उनकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है। सो जो बच्चा ये कोड यूज करता है तो उसको मैं वो सारा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जो उसको जरूरत होती है। सो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सो आप सीधे मेरे से कनेक्ट होंगे एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं इस पूरी प्रक्रिया में आपको गाइड यहां पर करूंगा दोस्तों। अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, हम नए एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। हम नए एग्जाम की चीजें जो हैं वो आपके समक्ष लेके आएंगे। तो जो नए एग्जाम की जब हम बात करेंगे, जब हम तैयारी करेंगे, सो इन दैट केस उसके अंदर में जरूरी रहेगा दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ना। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनअकैडमी जो प्राइस है वो हाइक कर रहा है। अभी अगर मैं बात करूं वर्तमान में, सो वर्तमान में जो प्राइस है वो 2 ईयर का वो कितना है दोस्तों, आपको पता है 64,000, और 1 ईयर का जो प्राइस है ये कितना है दोस्तों, आपका 44,000 है ना। इससे पहले प्राइस जो था ये 42,000 रुपए हुआ करता था, और ये जो है डिस्काउंट के साथ आपको 57 में मिल रहा है, और ये जो है ये अभी आपको मिल रहा है दोस्तों 39,000 में। 10 से 15,000 कम से कम प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा आपका, ऐसा अनुमान है। और प्राइस हाइक कंफर्म हो चुका है, बट हम लोगों के रिक्वेस्ट के बाद में अभी इसको होल्ड पे डाला हुआ है। सो जो भी बच्चा जो है वो चाहे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना 2021 के लिए जो प्लान कर रहा है दोस्तों, अभी जाइए और अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वर्तमान में अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका इकोलॉजी का हो, चाहे वो आपका बहुत सारे कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज जो हैं, आप सारे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों बाय यूजिंग द कोड सुमित 10, ठीक है। कोड आपका क्या रहेगा दोस्तों, कोड रहेगा आपका सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज करोगे, यू विल गेट द डिस्काउंट, ठीक है। आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरे से कनेक्ट होंगे। ये कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, फटाफट देखते हैं दोस्तों। इंडियन क्लाइमेट, मैंने बोला था भारत की जलवायु पढ़ने के लिए क्लाइमेट शब्द का ज्ञान होना जरूरी है,
क्योंकि मैं बोलता हूं सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध, हमें कटिबंध के बारे में पता ही नहीं है। फिर मैं बोलता हूं दोस्तों विंड पैटर्न, हमें विंड पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है। सो इन चीजों के बारे में जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा। सो आज ये चीज आप देखोगे हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल और जो मैं ये विंड पैटर्न वगैरह ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, आज आप इस सारी चीज के बारे में देखोगे। आज आप इस सारी चीज के बारे में मेरे साथ रह के क्या करोगे दोस्तों, आप मेरे साथ रह के इसका अध्ययन करोगे, मेरे साथ रह के आप इसकी पढ़ाई करोगे, ठीक है। आज हम देखेंगे इसके बारे में। फिर मैंने बताया था यार क्लाइमेट और वेदर आपको सबको पता है सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। हमने आपसे बात की थी कि सर जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 बड़े फैक्टर हैं मेरे पास। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा और तीसरा था वायुदा पेटियां। दोस्तों तापमान हम कर चुके हैं। तापमान क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है क्या कहलाती है दोस्तों, वो आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को ही तापमान कहते हैं। तापमान बहुत सारे फैक्टर से, बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता था। पहला था लैटिट्यूड, दूसरा था ऑल्टीट्यूड, तीसरा था कॉन्टिनेलिटी, चौथा था आपका स्लोप, पांचवा वेजिटेशन, छठा ओशन करंट, सातवां एयर करंट। साथ ही साथ में मैं बात करूं तापमान के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक था वो था रेनफॉल। रेनफॉल मतलब वर्षा। वर्षा जो है कैसी होती है, मैंने बताया था आपको कैसे होती है। बारिश करने के लिए जरूरी क्या, हवा में नमी का होना और हवा का लगातार ऊपर उठना, 2 चीजें बहुत आवश्यक है। उसी से आपका रेनफॉल होता है, उसी से जो आपकी वर्षा जो है वो होती है। सो ओरोग्राफिक रेनफॉल था, उसके बाद में आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल था, उसके बाद आपका साइक्लोनिक रेनफॉल था। दीज आर द 3 काइंड ऑफ द रेनफॉल जो हम डिस्कस करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज द प्रेशर बेल्ट। आज जो सवाल है वो आता है आपका वायुदा पेटियों का। मैंने बताया था किस प्रकार से जब हम आपका लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं किस प्रकार से तापमान कम होता है, आप लोग देख चुके हो क्यों होता है, सूरज की किरणों के कारण। दूसरा मैंने आपसे बात की थी दोस्तों, यहां पर क्या ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आप, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू द हायर ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो भी तापमान कम होता है, एक निश्चित दर से कम होता है। उस दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लैप्स की दर, लैप्स की रेट उसको कहा जाता है। अगली बात करते हैं, ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों ये सूरज की एनर्जी, सन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन कहां से क्या होता है, कंप्लीट जो चीजें थी वो हमने देखी है ना। हमने बताया आपको कैसे था, मैंने यहां से आपको कन्वेक्शन साइकिल पढ़ाया, क्या होता है, सूरज से किस प्रकार से किरणें आती है, 35% पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब करती है। पृथ्वी एक सॉलिड मास है इसलिए जल्दी से हीट हो जाती है, हीटेड बॉडी बन जाती है। जैसे हीटेड होगी बिकॉज ऑफ द मीडियम द कंडक्शन, संचालन के माध्यम से जो हवा इसके कांटेक्ट में होती है वो गर्म होने लगती है। अब हवा गर्म होगी, गर्म होकर हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, ये पूरा चक्कर बनता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल, सब वहनीय चक्र। फिर हमने बात किया इसके बारे में, कुछ सवाल भी देखे हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉन्टिनेलिटी। हमने सिंपल बताया मुंबई समुद्र के पास है इसलिए वहां टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी नहीं पाई जाती। सर्दियों में ना तापमान इतना ठंडा होता है ना ही गर्मियों में इतना गर्म होता है। दूसरी ओर जो दिल्ली है वो आपका लैंड मास है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, इसीलिए गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये बात हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा क्या दोस्तों, अगली बात हमने की दोस्तों किसकी, स्लोप, ढलान। ढलान के बारे में हमने बात की कंप्लीट, पूरा टॉपिक ढलान के बारे में पढ़ा। हमने बताया कि अगर उत्तरी ढलान है, कोई भी पर्वत पूर्व से पश्चिम में, उत्तरी ढलान के ऊपर तापमान क्या मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। दक्षिणी ढलान के ऊपर तापमान हमेशा क्या मिलेगा, अधिक। एग्जाम्पल आप सीधा से देख सकते हो कहां पर, हिमालय। हिमालय जो है उसका ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन, ऐसा क्यों था वो भी मैंने बताया था आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये भी देखा हमने सर। उसके बाद में हमने बात की सर वेजिटेशन। मैंने बताया वेजिटेशन से किस प्रकार से, जब वनस्पति होती है तो वनस्पति सूर्य की किरणों को रोकती है। तो जब पेड़ होगा, जंगल है भाई, तो सीधा सूरज की किरणें जो आती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और सन की किरणें अगर कम आएंगी दोस्तों तो आपको पता है टोटल इंसोलेशन कम होगा। और अगर इंसोलेशन रिड्यूस होता है आपका, द अमाउंट ऑफ सनलाइट विच रीच टू द अर्थ, अगर वो डिक्रीज होती है तो आपका पूरा हीट बजट जो है वो डिस्टर्ब होता है और अकॉर्डिंगली आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। पता ना, सूरज की लाइट आ रही है पेड़ों के नीचे तो तापमान कम पहुंचेगा, इधर इंसोलेशन ज्यादा होगा, डेजर्ट में इधर कम। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ में हमने बताया वायु करंट, हवा गर्म चलेगी, लू चलेगी तो तापमान बढ़ेगा ना भाई, है ना। फिर मैंने ओशन करंट का बताया, जहां पर ठंडा पानी रहेगा, जैसे ब्लू से मैंने ठंडा पानी दिखाया था, जहां पर भी ठंडा पानी होगा वहां पर ऑब्वियस बात है तापमान कम होगा। जहां पर वार्म वाटर है, रेड से दिखाया था, वहां पर क्या होगा दोस्तों, करंट क्या होगा, जब पानी गर्म है तो कोस्टल एरिया क्या होगा, वार्म होगा। अब ये गर्म करंट और ठंडे करंट का प्रभाव बताया था, कहीं वार्म करंट है तो रेनफॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, कहीं अगर कोल्ड करंट ज्यादा है तो वहां पर रेनफॉल घट जाएगा और वहां पर अल्टीमेटली क्या बनेगा दोस्तों, आपका डेजर्ट का निर्माण होगा, मरुस्थल का निर्माण वहां पर होता है। अगला हमने देखा था दोस्तों क्या, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रेनफॉल के विषय में बताया था दोस्तों मैंने। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल चक्र में मैंने क्या बात किया था, देखो पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है, पानी को मैंने गर्म किया, हीट दिया तो पानी गर्म होकर क्या बन गया, वेपर।
पानी में से जब मैंने वेपर में से जब मैंने हीट को निकाल लिया, जब मैंने अमाउंट ऑफ हीट को निकाल लिया, जब मैंने आपका जो ऊष्मा की मात्रा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वापस यही वेपर क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस कहलाती है इवापोरेशन, ये प्रोसेस कहलाती है दोस्तों कंडेंसेशन। और यही होता है जल चक्र में, क्या होता है कि जो समुद्र ओपन सरफेस के अंदर यहाँ जो पानी होता है सूरज की गर्मी प्राप्त करके ये गर्म होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बादल बनाता है, संघनन होता है, संघनित होकर यही बारिश करके आपका नीचे आ जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, जल चक्र। ये क्या कहलाती है दोस्तों, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसी से मैंने समझाया आपको क्या कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता होती क्या है। सर हवा में जितना पानी उपस्थित होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इनटू द एयर, हवा में उपस्थित आपका जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। एयर प्लस वेपर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब कैपेसिटी ऑफ एयर, मैंने बताया था हवा जितनी गर्म होगी उसका नमी धारण करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। इस आधार पर हमने डिसाइड क्या किया था, हमने बताया कैपेसिटी 3 प्रकार की, सॉरी ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आता है एब्सोल्यूट, नंबर 2 पर आता है स्पेसिफिक, और नंबर 3 पर क्या आता है दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट को क्या करते हैं, जब हम आर्द्रता को वॉल्यूम में मापे, स्पेसिफिक जब हम वेट में मापे, और रिलेटिव जब हम रेशियो में मापे। मैंने क्या बताया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट सबका बताया, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है दोस्तों, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की हवा की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है कि वो इतना मॉइस्चर जो है उठा सकती है। दूसरा एक तो कैपेसिटी और एक वास्तव में कितना प्रेजेंट है। आपको पता है दोस्तों गर्मियों में वाटर जो है हवा में ज्यादा होगा वेपर, सर्दियों में क्या होगा, कम होगा, लेकिन हाँ उसकी कैपेसिटी तो होती है ना, हाँ होती है सर कैपेसिटी, मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, एक्चुअल में कितना जलवाष्प उपस्थित है अभी हवा में, अपॉन में उसकी क्षमता कितनी है, गुणा में 100। ये हमेशा किस में आता है दोस्तों, प्रतिशत में आता है। सपोज मैंने कर लिया आप जिस कमरे में उसमें 25 ग्राम वाटर वेपर है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 ग्राम है अभी, लेकिन क्षमता है उसकी 50 ग्राम, तो 25/50 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 50%, 50%। फिर मैंने बताया था अगर बारिश करानी है तो जरूरी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100%, जब ये 100% होगी तभी वर्षा होगी। इस संबंध में मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला था गणित के हिसाब से सोचो, 25/50 100 तो रहेगा, परसेंटेज का मामला 100 तो रहेगा, या तो आप 25 को बढ़ाओ, या तो एक्चुअल को इंक्रीज करो, न्यूमरेटर को बढ़ाओ, 25 को बढ़ा के 50 करो, या 50 को घटा के 25 करो, या तो एक्चुअल को बढ़ाओ या कैपेसिटी को घटाओ, तभी जाकर ये चीज क्या हो सकती है, 100। तो हमने बताया था सर एक्चुअल को साथ तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, हम कैपेसिटी को घटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर क्षमता घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्षमता को घटाने के लिए मुझे तापमान को घटाना पड़ेगा, बिकॉज कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड। अब बात समझो, अगर मैं हवा को, इसी हवा को जिसकी क्षमता यहां पर एक्चुअल में 25% है, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, इसी हवा को अगर मैं ऊपर उठाऊं तो क्या होगा, अगर मैं ऊपर उठाऊंगा मतलब ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा। जब ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो दोस्तों टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। और जब कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। वही हुआ, एक समय ऐसा आएगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करके 100% हो जाएगी, और जैसे 100% होगी तभी क्या हो जाएगी, रेनफॉल। तो कहने का मतलब क्या है, बारिश के लिए जरूरी है, रेनफॉल के लिए जरूरी है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना। वो कब होगा, जब हवा गर्म हो और साथ साथ में हवा ऊपर उठ रही हो, तभी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक हो सकती है, तभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जा सकती है। समझ में आ रही बात, गर्म हवा होनी चाहिए, साथ साथ हवा का ऊपर उठना अनिवार्य है। अगर हवा ऊपर नहीं उठ रही है तो इसका तात्पर्य क्या होगा दोस्तों, कि वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो सकती है। सो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रेनफॉल के लिए 3 कंडीशन है, ये दिमाग में बिठा लो। बारिश अगर आपको करानी है 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी इक्वल टू 100%। दूसरा, हवा ऊपर उठनी चाहिए। और तीसरा, अगर हवा ऊपर उठ रही है दैट मींस प्रेशर मस्ट बी लो, प्रेशर तो कम होगा ही होगा। आगे, अगर बारिश नहीं हो रही तो इसका मतलब वहां पर भी 3 कंडीशन सुनिश्चित है। क्या, पहली बात तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है यार बादल बन रहे हैं, बारिश हो नहीं रही। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि बादल के बावजूद मौसम है बारिश का लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप 3 चीजें समझ जाओ। ये 3 कंडीशन जो है अभी इनमें से कोई कंडीशन प्रिवेल कर रही है। या तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है,
या हवा जो है वो डिसेंड कर रही है, नीचे बैठ रही है, अभी ऊपर उठ नहीं रही, क्योंकि हवा अगर नीचे बैठेगी तो दैट मींस हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन जो होते हैं ना, वहां पर जहां पर भी हाई प्रेशर जोन होते हैं दोस्तों, वहां पर क्या बनते हैं आपके डेजर्ट। डेजर्ट समझते हो ना, मरुस्थल। तो याद रखना दोस्तों, ये कंडीशन जो होती हैं वो नो रेनफॉल की कंडीशन होती है। इस आधार पे हमने अब हवा कैसे ऊपर उठेगी, इस आधार पर हमने वर्षा को 3 भागों में बांटा, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। ये किस आधार पर, हाउ विंड इज असेंडिंग, हवा ऊपर कैसे उठ रही, इस आधार पे मैंने 3 भागों में बांटा है। पहली जो थी मेरे पास वो क्या थी दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट जो थी उसको हमने क्या बोला, फर्स्ट को हमने बोला आपका दोस्तों पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। हवा ऊपर उठती है दोस्तों, जब जब ऊपर उठती है क्या होता है आपको पता है, ऊपर उठेगी तापमान घटेगा, एयर ठंडी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, हवा सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल अपॉन कैपेसिटी। जब एक्चुअल बराबर हो जाए कैपेसिटी के, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है कि अब हवा सैचुरेट हो गई, दैट मींस हवा के पास में मॉइस्चर कंटेन और ज्यादा अटेन करने की क्षमता नहीं है, जितनी कैपेसिटी थी उतना मॉइस्चर उसके पास में आ चुका है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी। इसमें जरूरी क्या होता है, हवा का ऊपर उठना। दूसरा मैंने बताया था दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में मैंने क्या बताया था, पर्वतीय वर्षा के अंदर क्या होता है, आपकी हवा जो है वो पर्वत के साथ साथ ऊपर उठती है। जिस ढलान से हवा ऊपर उठती है वहां बादल बन के बारिश होती है, दूसरी साइड पे बारिश नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रेन शेडो जोन। जो आपका अगर रेन शेडो जोन की बात करूं तो यहां पर इंडिया में आपको रेन शेडो जोन दिखता भी है यहां पर। उसके बाद हमने तीसरे टाइप की रेनफॉल की बात की थी, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोन 2 प्रकार का होता है, पहला होता है टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में अलग प्रकार से वर्षा होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में अलग प्रकार से वर्षा होती है। दोनों केस मैंने आपको यहां पर बताए थे। टेम्परेट साइक्लोन कब बनता है, जब अपोजिट और कंट्रास्टिंग एयर मास आपके मिलते हैं तो वहां फ्रंट बनता है। ठीक है, 2 अपोजिट और कंट्रास्टिंग एयर मास है, एक तो मतलब गर्म हवा, एक ठंडी हवा है। अब डिपेंड करता है कौन सी हवा स्ट्रांग है। ठीक है, फ्रंट कई टाइप के होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ऑक्यूलेट फ्रंट, तो ये बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो मैंने फ्रंट पढ़ाया नहीं है आपको, बट आप नॉर्मल मोटी सी बात याद रखो, जब भी 2 अपोजिंग एयर मास आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है। गर्म हवा ऊपर अगर उठेगी तो उससे क्या होगा आपको पता ही है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन द रेनफॉल। सो ये भी हमने देख लिया। साइक्लोन में क्या होता है दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये है लो प्रेशर जोन, चारों तरफ हाई प्रेशर। सो विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई टू लो। अभी हाई टू लो आएगी, ऐसे बाहर से अंदर आएगी, यूं बाहर से हवा अंदर आई और लो प्रेशर पे जाकर ऐसे सर्कुलेट करके वो ऊपर की ओर उठेगी। और आपको पता है जब हवा ऊपर उठती है तो बारिश होती होती है। दिमाग में बिठा लो, हवा ऊपर उठेगी बारिश होगी। अगर गर्म हवा है, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर है, उसमें नमी है, तो जब जब हवा ऊपर उठेगी वो तब तब क्या करेगी, बारिश। अब कैसे भी हवा को ऊपर उठाओ, अगर आप हवा को ऊपर उठा रहे हो दैट विल रिजल्ट इन द कंडेंसेशन। क्लियर? दुष्यंत कुमार सिंह, रोहित, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया किसके, प्रेशर के। और टेम्परेचर यहां पर मैं इनवर्सली बता रहा हूं, अलग अलग लेयर होती है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि टेम्परेचर जो आपके एनवायरनमेंट है ना, इसकी अलग अलग लेयर होती है, शायद आपको याद हो तो। ये है सबसे नीचे वाली लेयर जिसको हम, ये अर्थ है, सबसे नीचे वाली लेयर किसको बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हो, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद बताओ क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, मिजोस्फेयर। इसके बाद एक्सोस्फेयर। अब देखो ट्रोपोस्फेयर में बात करेंगे ना तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाओगे एयर की डेंसिटी कम होती है, पार्टिकल कम होते हैं। नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा, मतलब पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे आपको, और ज्यादा पार्टिकल अगर होंगे तो पर यूनिट एरिया जो आपका फोर्स लगेगा क्या लगेगा, ज्यादा। सो नीचे जो है टेम्परेचर, जो प्रेशर ज्यादा होता है।
और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर क्या होगा आपका, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द ट्रोपोस्फेयर, दिस कंडीशन विल प्रिवेल। बट इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो अलग अलग लेयर में वो कंडीशन चेंज होती है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, इनके लिए आपको पूरा का पूरा टेम्परेचर और प्रेशर के लॉ जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। ये टॉपिक जो है तभी समझ में आएगा आपको। जो मैंने आपको बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में, वो मैंने अर्थ के नीचे बताया था। पृथ्वी के नीचे जब हम जाते हैं, ये तो ऊपर की बात होगी है ना, एटमॉस्फेयर की। जब मैं पृथ्वी के नीचे जाऊंगा तो इन दैट केस ये अर्थ है मेरे पास, सरफेस है, सतह है। जब मैं इसके नीचे जाता हूं तो पहला स्फीयर क्या है आपका, लिथोस्फीयर। दूसरा क्या है दोस्तों आपका, एस्थेनोस्फीयर। और तीसरा क्या है, ब्रायोस्फीयर। क्रस्ट मेंटल कोर। तो जब आप अंदर जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, प्रेशर के। तो इसमें गलती क्या है, कोई गलती नहीं है। एक चीज आपकी एक जगह दुश्मन है, हो सकता है दूसरी जगह आपकी दोस्त हो सकता है ना, आराम से हो सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सो वैसे आपके लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपको पढ़ने नहीं दे रही तो गलत है आपके लिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। डिपेंड किस पे करता है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। कंडीशंस के हिसाब से चीजें चेंज होती है। अब वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वो आप समझोगे वो हो जाएगा, परंतु उसके लिए आपको पूरे टेम्परेचर और प्रेशर के लॉ पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने कहाँ पढ़ाए हैं, जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं। क्या वो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर के बाद का टॉपिक मैंने अनअकैडमी की ऐप पे कराया था, आपने वो अटेंड किया नहीं, तो अभी वो आपको पता भी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, वेट करो, जब वो आएगा टॉपिक तब आप उसको जरूर आवश्यकता के अनुसार आप देख पाओगे। सिमरन अलग अलग हर जगह एक ही लॉ थोड़ी ना होता है। पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी एक गैस इक्वेशन है, इसके अलावा कोई इक्वेशन ही नहीं है क्या, इसके अलावा क्या कोई दूसरा लॉ ही नहीं है, बहुत सारे लॉ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो अभी मत दौड़ाओ दिमाग, इतना दिमाग दौड़ाओगे तो पागल हो जाओगे। मैं आपको अभी वो चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूं। टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर में कम से कम मैं बता रहा हूं आपका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, आपके 50 तरीके के लॉज हैं टेम्परेचर और प्रेशर में, पगला जाओगे। अभी नहीं करा सकता मैं उनको। हर जगह ऐसा नहीं होता कि पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी फेल हो गया। कंडीशंस होती है ना एक इक्वेशन की, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप प्रॉपर सारे काम कर रहे हो, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो खाली एक काम करने से थोड़ी ना, नोट्स बनाने से थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। सर मैंने नोट्स बनाए, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सारी कंडीशन मस्ट प्रिवेल, ऑल द कंडीशन मस्ट प्रिवेल, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये चीजें चेंज होती रहती हैं। तो वो आपके कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे, लॉज पढ़ने पड़ेंगे। अभी आप क्या चाहते हो, टॉपिक तो मैं पढ़ा रहा हूं आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन क्लाइमेट। मैं ऑलरेडी बहुत डीप में आ चुका हूं, आपको भटका चुका हूं, क्योंकि मैं प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहा हूं। अब आप क्या चाहते हो, मैं लॉ पढ़ाऊं? ठीक है, लॉ पढ़ाएंगे, तो लॉ पढ़ाऊंगा मैं कम से कम, नहीं तो आपका 15 दिन इस टॉपिक में और चलेगा। उसके बाद आप भूल चुके होंगे कि रेनफॉल क्या होती है, मैं 400% श्योर हूं, ठीक है। उसके बाद आप वो भूल चुके होंगे, फिर मुझे दोबारा उसको रिवाइज, एक तो मुझे डेली रिवाइज कराना पड़ता है पीछे से आगे तक का, तब ये हाल है कि आप इतना भूल जाते हो। अभी मैंने क्या कहा, देखो एक टाइम पे एक चीज पढ़ सकते हैं, अब सारी चीजें मैं एक ही दिन तो नहीं पढ़ा सकता ना आपको। जो आप बोल रहे हो पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी, दैट इज वन इक्वेशन, बट उसके अलावा भी 75 तरीके की इक्वेशन और भी है, ठीक है। उसके अलावा आप तो साइंस स्टूडेंट है, आपको तो पता ही होगी कितनी और इक्वेशंस हैं। और साइंस के अंदर में सब चीजें अजम्पशंस पे काम करती है। कंडीशन चेंज, साइंस चेंज। केमिस्ट्री को, टोटल केमिस्ट्री जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द रूल एंड एक्सेप्शंस। ये केमिस्ट्री तो है, ये फिजिकल साइंस ही है, वो चेंज होता है। अब जैसे आप एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने वहां पे तो बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अब आप गलत बता रहे हो। तो मैं गलत नहीं बता रहा आपको, मेरी क्या दुश्मनी जो मैं गलत बताऊंगा भाई आपको, बट कंडीशन अलग अलग है। वहां पर मैं अर्थ के नीचे की बात कर रहा था, यहां पर मैं अर्थ के ऊपर की बात कर रहा हूं,
ठीक है, और अर्थ के ऊपर भी अलग अलग लेयर बनती है, और उन अलग अलग लेयर में अलग अलग आपकी अलग अलग उसके अंदर गैस होती है, कंपोजिशन अलग होता है। अब ये आप नहीं समझ पा रहे हो, इसका अर्थ पता है क्या है? आपने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा। मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं, क्लाइमेट पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन देखो पता है क्या होता है, आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूं। टॉपिक शुरू हुआ, आप आते हो, ठीक है, संख्या बहुत अच्छी होती है, 900 900। जब मैंने टॉपिक शुरू किया 900 स्टूडेंट्स थे, अभी कितने 478। अब कुछ दिनों के बाद में कुछ लोग जगेंगे अचानक से, उनको लगेगा हो आज तो पढ़ना है यार, सर की एक क्लास आ रही है। अब वो देखेंगे, अब बीच में 5 दिन तो गायब है वो। अब वो जब एक क्लास देखते हैं ना तो उनको फिर कुछ भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया। मेरे को आज भी याद है जब मैं आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था ना, ये बात तो हो चुकी है लगभग 9 से 10 महीने भी क्यों, अगर मैं बात करूं तो ये बात है फरवरी की, जनवरी फरवरी की। सो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो चुके हैं। लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैं बार बार गला फाड़ के बोल रहा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना मैं उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता रहा था उतनी ही बच्चों की संख्या कम थी उसमें। भैया मेरी गलती थोड़ी ना है। अगर आपको सारी चीजें हिसाब से करनी है तो आपको हिसाब से आना भी पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। सो जिन बच्चों को इसमें डाउट है, 2 तरीके मैं बताता हूं, या तो थोड़ा वेट करें, जब फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ये सारे लॉज बताऊंगा मैं, और नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो जाके आप देख लो फिजिकल ज्योग्राफी के क्लासेस मैंने कुछ अनअकैडमी ऐप पे कराई हुई है और कुछ हमने यूट्यूब पे कराई हुई है, तो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, सारी चीज में परोस के आपको अभी नहीं दे सकता, एक टाइम पे सारी चीज में नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? इजाजत हो तो आगे बढ़े। चलिए, तो आज जो टॉपिक है वो है प्रेशर बेल्ट। ठीक है, प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं वायुदाब पेटियां। अब ये वायुदाब पेटियां क्या होती हैं देखना पड़ेगा। वायुदाब पेटियां पढ़ने से पहले मैं फिर बता रहा हूं आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका डिफरेंट जो आपके जो कटिबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद में वो चीजें आपको समझ में आएगी। देखो कुछ रूल होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, आप उनको जाने बिना ना उन चीजों को आप नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो बात को? आपको कुछ चीजें जो हैं वो पढ़नी ही पड़ती है, बिना आप उनको पढ़े जो है हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? सो वो चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, सो टॉपिक है अभी का क्या? प्रेशर बेल्ट। शांति का दान दो, एकदम बढ़िया आराम से बैठ के पढ़ो, बिना मतलब कि बकबक करो मत, उसमें कोई फायदा नहीं है, आप ही लोगों का नुकसान रहेगा उसमें। प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां। अब ये एक मुश्किल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? एक मुश्किल टॉपिक भी है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पूरा का पूरा मॉनसून आपका किससे संबंधित है? प्रेशर बेल्ट से। ठीक है,
प्रेशर बेल्ट आपको कब करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रेशर बेल्ट से पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन ऑन अर्थ, ठीक है। यहां पर जोन शब्द का मतलब क्या होगा, यहां पर कटिबंध। तो जो अलग अलग कटिबंध है हिंदी भाषा में बोलूं तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेशर बेल्ट जो है, वायुदाब पेटियां जो है वो कैसे बनती है। अच्छा, प्रेशर बेल्ट में सबसे मेन चीज क्या होगी, मुख्य चीज क्या होगी, मेन क्या है आपका प्रेशर। सो फिर हम ध्यान देंगे कि प्रेशर किस प्रकार से अलग अलग बेल्ट के अंदर चेंज होता है, ठीक है। सो ये हमारा हिसाब किताब है। प्रेशर बेल्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा अपने को दोस्तों, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। अब मैं आ रहा हूं क्लाइमेटिक जोन के ऊपर। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन होते हैं हमारे पास, उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्लाइमेटिक जोन किसको बोलते हैं दोस्तों, क्लाइमेटिक जोन का मतलब है कटिबंध। सो अलग अलग कटिबंध आपने नाम सुने होंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। सो उन्हीं के बारे में अभी हमारी जो है यहां पर वो चर्चा होगी, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से कटिबंध कहां पर होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर क्या है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड है, आपको पता ही है। ये कितना डिग्री का लैटिट्यूड है दोस्तों, 0 डिग्री, पता है। ये कितना है सर, 23.5 नॉर्थ, बहुत आराम से देखना है। ये है मेरे पास 66.5 नॉर्थ, और ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे आते हैं, ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द 23.5 साउथ। ये क्या है दोस्तों, दिस इज 66.5 साउथ, और ये क्या है दोस्तों मेरे पास 90 डिग्री साउथ, ठीक है। बाकी एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर यही रिस्पॉन्स रहता है ना, बहुत जल्दी ये लेक्चर मैं यहां से बंद कर दूंगा, ठीक है। अगर यही रिस्पॉन्स रहता है तो, है ना, जिस प्रकार से आप लोगों की पढ़ने की एपेटाइट मुझे दिख रही है, अगर यही रहा तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे आप देख लेना, 3 दिन 4 दिन में देखूंगा। अगर ये रिस्पॉन्स आपका रहा, सो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू डिसकंटिन्यू दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे भी जवाब देना होता है भाई, है ना। तो अगर आप नहीं देखते, क्योंकि मुझे पता है अब चीजें टेक्निकल होती जा रही हैं, अब समझ से परे होता जा रहा है, अब मजा कम होता जा रहा है, तो अगर यही रहता है तो विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज, ओके। मतलब इसमें कोई वो है ही नहीं कि मतलब तो ये हो जाएगा, आप समझिए बात को, ये अपने आप मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं भी आंसरेबल हूं, मुझे भी कुछ आंसर्स जो हैं यहाँ पे वो देने पड़ेंगे। चलिए, सो ये हमने देखा, तो दीज आर द डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ये अलग अलग क्या है मेरे पास दोस्तों, लैटिट्यूड्स हैं। दीज आर द डिफरेंट लैटिट्यूड्स वी हैव। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स के आसपास जो दोस्तों हमारे यहां पर क्या बनते हैं, कटिबंध। अब समझना, ये 0 डिग्री है ना, अब 0 डिग्री के अगर मैं आसपास बात करूं तो आप ये मान लो कि 0 डिग्री के 5-7 डिग्री नॉर्थ में और उसके 5-7 डिग्री साउथ में ये जोन ले लिया मैंने, तो ये बन गया मेरे पास एक कटिबंध। ऐसे ही मुझे करना है, इसके 5-7 डिग्री नॉर्थ में ले लिया मैंने और 5 से 7 डिग्री मैंने इसके साउथ में ले लिया, ये बन गया एक और कटिबंध मेरे पास। ऐसे ही मुझे इसके पास करना है, 5-7 डिग्री इसके साउथ में ले लिया और 5-7 डिग्री इसके नॉर्थ में ले लिया, एक और कटिबंध बन गया, और एक कटिबंध ये बन गया, जोन बन गए ना। जोन का मतलब क्या है दोस्तों, कटिबंध। ऐसे ही मैंने यहां किया, एक मैंने यहां पे ले लिया आपका दोस्तों, ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया आपका दोस्तों, सिमिलरली मैंने यहां पे किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हर लैटिट्यूड के आसपास हम 5-7 डिग्री नॉर्थ और 5-7 डिग्री साउथ में से जोन बना रहे हैं। अब यही जोन जो है इनको मैं अलग अलग नाम दूंगा। ये जोन दिख रहा है आपको, ये इस जोन को नाम दिया जाता है दोस्तों क्योंकि इक्वेटर के पास में है, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इक्वेटोरियल जोन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल जोन। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे सर हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे इसको, उष्ण कटिबंध। पहला
ठीक है। उसके बाद में यहां पर होता है दोस्तों सेकंड, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। सर ये क्या होता है हिंदी में, इस जोन को हम बोलते हैं 23.5 के पास जो है इसको हम बोलते हैं उपोषण, कुपोषण नहीं है भाई, उपोषण कटिबंध। और ऊपर चलते हैं, ये जो जोन है दोस्तों हमारा, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं मित्रों, टेम्परेट जोन। टेम्परेट को क्या कहा जाता है, अगर मैं टेम्परेट जोन की बात करूं तो टेम्परेट जोन को बोला जाता है आपका यहां पर शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद में ये जो जोन है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नोन एज द पोलर जोन। पोलर जोन का मतलब क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों आपका शीत कटिबंध। अगर अभी आपसे कोई बोले कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध जो है वो आपका कहलाता है। सिमिलरली मैं साउथ में आता हूं दोस्तों, साउथ में जब आप आओगे तो ये जोन जो है ये क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, सब ट्रॉपिकल से हटाकर, ये जैसे 23.5 का ये था 23.5 साउथ में, इसको भी हम नाम क्या देते हैं आपका दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल जोन। ऐसे फिर ये जो जोन है इसका नाम बताओ आप मुझे, इसको हम सेम वही नाम देते हैं क्या सर, टेम्परेट। 66.5 के पास क्या था सर, टेम्परेट जोन। और ये जो नीचे जोन बनता है मेरे पास, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो नीचे जोन बनता है, दिस जोन इज नथिंग बट नॉन एज द पोलर जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर जोन। सिमिलरली इधर आ जाओ हिंदी में, ये था हिंदी में 23.5 के पास क्या था, उपोषण, तो इसको भी हम यही कहेंगे उपोषण कटिबंध। इसके बाद ये रहा, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये रहा, इसके बाद ये नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे हम आपका, शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अलग अलग क्या जोन। सो दिस जोन बिकम्स, इस जोन को हम क्या कह रहे हैं आपका सर, कहां पर है ये सर, इक्वेटर से 5-7 डिग्री नॉर्थ, और आप कहोगे सर 5 या 7, ऐसा कुछ नहीं, कोई कसम नहीं खा रखी हमने। इक्वेटर के आसपास का इलाका क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल जोन, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का इलाका क्या कहलाता है दोस्तों आपका, उपोष्ण कटिबंध या आपका सब ट्रॉपिकल जोन। अब सर आप बताओगे एग्जैक्ट बताओ, तो भैया कोई कसम नहीं खा रखी, ठीक है, वो उसके आसपास का इलाका, वो डिफरेंट कंडीशंस पे वो भी वैरी करता है। उसके बाद आप बोलोगे सर टेम्परेट जोन कहां का, तो मैं बताऊंगा सर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के आसपास का इलाका, ये क्या कहलाता है दोस्तों, दिस इज टेम्परेट जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। उसके पश्चात आप मुझे बताओगे सर पोलर जोन, तो मैं बताऊंगा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के आसपास का जो ये इलाका है, दिस इलाका इज नथिंग बट नॉन एज द टेम्परेट जोन। समझ में आ रही बात। सो कहां पर कौन से जोन बनेंगे, ये बात क्लियर है आपको या नहीं है, जल्दी से बताओगे मुझे फटाफट से गाइस, जल्दी से। समझ में आई बात यहां तक या नहीं आई।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो ये हो गया अपने पास क्लाइमेटिक जोन, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों क्लाइमेटिक जोन से हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा हमारे पास, तो मैंने अभी बताया था आपको, पहले क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे, अब क्लाइमेटिक जोन से ही हम बात करेंगे क्लाइमेटिक जोन ऑफ अर्थ। पढ़ लिया क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से होते हैं। अब मैं इन क्लाइमेटिक जोन को किस में कन्वर्ट करूंगा, प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि मेन चीज क्या है, प्रेशर। अब इधर रुको, कमेंट बॉक्स को थोड़ा विराम दो यार, मैं बंद कर रहा हूं कमेंट बॉक्स को, इसको थोड़ा विराम देते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं प्रेशर बेल्ट क्या होती है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, मेन चीज क्या है यहां पर भाई, मेन चीज है यहां पर प्रेशर। प्रेशर मतलब वायु दाब। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ, मैं आपसे दो चीज बोलता हूं, एक तो होता है टेम्परेचर, ठीक है। मैं आपसे दो चीजें कह रहा हूं, आप ध्यान देना मेरी बात पे, गौर करना थोड़ा सा, मुझे आपका सबका अटेंशन यहां चाहिए। एक तो चीज है मेरे पास क्या दोस्तों, वो है टेम्परेचर, और दूसरी जो चीज है मेरे पास वो क्या है दोस्तों, प्रेशर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तापमान, और प्रेशर का मतलब क्या होता है दोस्तों मेरे पास, जिसको हम कहते हैं क्या, वायु दाब, है ना। दो चीज है मेरे पास, पहला है तापमान और दूसरा क्या है दोस्तों, वायु दाब ना। अब मैं क्या कहता हूं, दो चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सेंस कर सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, मीजर कर सकते हो, बताओ मुझे, तभी तो हम निकालेंगे यार प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट में मेन रोल है प्रेशर का, प्रेशर पूछ रहा है, लेकिन क्या प्रेशर को बिना, आप वैसे ही मैं आपसे पूछूं, आप जिस जगह पे बैठे हैं क्या उसका प्रेशर बता सकते हो, आप नहीं बता सकते, क्यों, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है, हमारा ब्लड मैकेनिज्म ऐसा है कि हम प्रेशर को सेंस नहीं कर पाते, प्रेशर को फील नहीं कर पाते, क्योंकि अगर अब हमारी बॉडी के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वजह से हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते। अगर आप एनवायरमेंट, आपके ऊपर में बहुत सारी हवा है, मतलब मैट्रिक 100 ऑफ टन्स जो है वो आपके ऊपर हवा का प्रेशर है, बट क्या आपको फील होता है, बोझ नहीं होता, क्योंकि वो आपके ब्लड के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है। सो दोस्तों आप प्रेशर को फील नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्लाइमेटिक जोन डिफाइन करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, तो आपको किस पे जोर देना पड़ेगा, आपको प्रेशर पे जोर देना पड़ेगा। तो मैं टेम्परेचर से ही क्या निकालूंगा, प्रेशर। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर, मैं लिख देता हूं वरना फिर आप कहोगे सर आप अलग अलग चीज बता रहे हो। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या हुआ, क्षोभ मंडल। मुझे एक बात पता है दोस्तों कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात मुझे पता है, आपको भी पता है ना। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहां पर दोस्तों, इन द ट्रोपोस्फेयर, इन द क्षोभ मंडल। तापमान प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात तो एग्री कर रहे हो आप, कहां पर, ट्रोपोस्फेयर में। तो अगर मुझे तापमान पता चल जाए तो मुझे प्रेशर पता चल जाएगा। और तापमान का किससे पता चलता है मुझे दोस्तों, तापमान का जो पता है वो मुझे कौन बताएगा, तापमान का पता बताएगा मुझे सन की रेडिएशन, सन्स ऑल्टीट्यूड। भाई सूरज किस एंगल पे प्रकाश डालता है, कब कब सूर्य कहां कहां पर होता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं सूरज का एल्टीट्यूड देखूं, मैं सन से ऑल्टीट्यूड देखूं, तो उससे मैं तापमान का पता लगा लूंगा, और तापमान से मैं प्रेशर का पता लगा लूंगा, और प्रेशर से मैं क्या बता दूंगा, प्रेशर बेल्ट। ये तरीका होगा, ट्रिक होगी, एक तरीका होगा, एक ट्रिक होगी आपको ये चीज समझाने के लिए। आपको मुझे ये चीज समझानी है ना, तो उसके लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक ट्रिक है, ये समझ में आई बात। लेकिन वास्तव में वो तरीका अलग होता है। ओरिजिनली कैसे होता है पहले मैं बताऊंगा, ओरिजिनल मेथड, कि ओरिजिनल मेथड में जो प्रेशर बेल्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे होती है, फिर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। ये तरीका जो है ना, जो अभी मैंने यहां पर बताया, ये जो तरीका मैंने आपको बताया यहां पर, ये क्या है दोस्तों, शॉर्टकट है। दिस इज द शॉर्टकट, या ये याद करने के लिए ट्रिक है, सिर्फ याद करने के लिए। ये सिर्फ मैं याद, इसका भी एक शॉर्टकट वर्जन बताऊंगा मैं, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये था क्लाइमेटिक जोन। और क्लाइमेटिक जोन के बाद अब अगर मुझे प्रेशर बेल्ट देखनी है वो मैं कैसे बताऊंगा, पहले मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ में आ रही बात। पहले हम बात करेंगे किसके, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कैसे होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या है, वायुदाब पेटियां। कैसे बनती है प्रेशर बेल्ट वो समझना पड़ेगा। तो पहले मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। सो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट।
थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट रियलिटी यही है, ठीक है। हकीकत में पढ़ना ऐसे ही होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा तो मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, वो भी डिफिकल्ट बनेगा तो उससे भी ज्यादा शॉर्टकट बता दूंगा। तो 3 मेथड मैं यहां बता दूंगा, परंतु बात वही है कि आपका ध्यान कितना रहता है उस बात पर सारा का सारा वो निर्भर करेगा। अगर आपका ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान दीजिए बात, यहां पर ये है हमारे पास अगेन अर्थ, ठीक है। सो दिस इज अर्थ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सही है ना, गोल है ना, अर्थ की जैसी दिख रही है, हाँ सही दिख रही है, अर्थ की जैसी दिख रही है, ठीक है। चलिए अब समझिए, इसके बाद में यहां पर कुछ लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में आपको पता है। कौन से लैटिट्यूड हैं सर, आपको पता है ना, मैंने बताया है। दिस इज 0 डिग्री, है या नहीं है, सही है, बीच में से ही है ना, हाँ दिस इज 0 डिग्री, नहीं है बीच में से नहीं है भाई, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, ठीक है। उस इधर से दिख नहीं रहा यार, थोड़ा सा पता नहीं होता बीच में सेंटर में लाइन आई है कि नहीं आई है। दिस इज 23.5 नॉर्थ, है ना, ये है मेरे पास 23.5 साउथ, ठीक है। उसके बाद में ये है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं 66.5 नॉर्थ, और ये जो है दिस इज नथिंग बट द 66.5 साउथ, ठीक है। ये गलत हो गया यार, ये हो गया 66.5 साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपका। अब इनके थोड़े से मैं नाम लिख देता हूं क्योंकि आपको वैसे ऑलरेडी पता है इनके बारे में। 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अंतिम कॉन्सेप्ट है इसका, ये है 66.5 डिग्री साउथ, ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब यहां से क्या देखना है अपने को, बैटरी लो, चार्ज लगाना पड़ेगा। चलो यार, पढ़ने की मुझे आपकी एपेटाइट दिख नहीं रही,
ठीक है। सो इसको आज यहीं क्लोज करते हैं और तब पढ़ेंगे जब आपकी इच्छा होगी पढ़ने की।